कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सच्चा प्यार बहुत नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि प्यार एक ऐसा एहसास है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, वह तो बस महसूस किया जा सकता है। मुझे भी किरण से इस कदर प्यार हुआ कि हम दोनों ने सारी हदें पार कर दी। इस कदर इश्क में गुम हो गए कि हम जमाने की परवाह तक नहीं किए। किसी ने सच ही कहा है, प्यार इंसान को वो चीजें करवा देता है जो कि उसने सपने में भी नहीं सोची होती है। ऐसा ही कुछ हमने किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है और ढेर सारी जमीन भी, जिसमें से मेरे नाम पर एक महल जैसा दिखने वाला आलीशान बंगला है। वैसे तो मैं प्यार व्यार में ज्यादा विश्वास नहीं रखता था, मगर उस दिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो बात उन दिनों की है जब ठंड का मौसम पूरे शहर में पांव पसारे हुए था। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और मैं ऐसी कपकपाती ठंड में ट्रेन का सफर कर रहा था कि तभी अचानक मेरी निगाह पीले सलवार कमीज पहने एक लड़की पर पड़ी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह कहीं से परीक्षा देकर आ रही है। समय काटने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था, इसलिए मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया और बातों ही बातों में हमें पता ही नहीं चला कि कब प्यार हो गया। उस लड़की का नाम किरण था। बस फिर क्या था, भेंट करने के बाद हमारे नंबर शेयर हुए और रोज रोज हम ढेर सारी बातें करने लगे, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर। इतना प्यार हो गया कि एक दूसरे के बिना बात किए बिना देखे दिन ही नहीं गुजरता था। धीरे धीरे मेरी शादी की उम्र हो चली थी। जब मैंने अपने परिवार वालों को उसके बारे में बताया तो मेरे परिवार वालों ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया और मेरे लिए रईस खानदान की लड़कियां ढूंढने लगे और एक लड़की भी पसंद आ गई और यहाँ तक रिश्ता भी पक्का हो गया। जब यह बात मैंने किरण को बताया तो वो बहुत ही उदास हो गई। इसलिए हमने ये फैसला किया कि कहीं दूर भागकर शादी करके हमारा जीवन संवारते हैं, खुश रहते हैं। ऐसा सोचकर दिल पर पत्थर रखकर हम ठीक 2 महीने के बाद घर से भागकर शादी कर लिए और उन्हीं 2 महीने में मुझे यह खुशखबरी मिली कि किरण प्रेग्नेंट है। शादी होते ही हम दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वहाँ महल जैसे आलीशान बंगला मेरे पिताजी ने मेरे नाम पर दार्जिलिंग में ही लिया था। कुछ देर में हम दोनों दार्जिलिंग के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और उधर से कैब करके तथा रास्ते में कुछ खाने का लेते हुए वह आलीशान बंगले की तरफ बढ़ गए। जैसे ही हम दोनों उस बंगले पर पहुंचे, वैसे ही एक बूढ़ा पागल सा व्यक्ति हमारे पास आकर कहने लगा, साहब इस बंगले में मत जाइए, क्योंकि यहां भूतों का वास है। लौट जाइए साहब, वरना उसके जाल से बच नहीं पाओगे आप दोनों। यह सुनकर किरण बेहद डर गई। उसे डरा सहमा हुआ देख मैं उस पागल बूढ़े पर बरस पड़ा और कहने लगा, अपनी फालतू बातें अपने पास रख, समझा? ये मेरे पिताजी ने मेरे नाम पर खरीदा है और यहां ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इतना कहकर हम दोनों वहां से बंगले के अंदर जाने लगे। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति चिल्लाया, आप रईस लोग कहां इस पागल की बात सुनोगे, मगर मैंने आप लोगों की भलाई के लिए यह बात बता दी है। आगे आप लोगों की मर्जी। अगर कुछ हो जाए तो फिर मत कहना कि मैंने आपको समझाया नहीं था, चेतावनी नहीं दी थी। हम दोनों उस बुजुर्ग की बात को अनसुना करके
घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही हमने देखा कि वहां बहुत धूल है और जगह जगह से दीवारों की पपड़ी निकल रही है। कांच के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं और पूरा घर कबूतरों व चूहों ने गंदा कर रखा है। जैसे ही हम दोनों घर के अंदर घुसे वैसे ही हमें महसूस हुआ जैसे हमारा शरीर कुछ ज्यादा वजनदार हो गया है। लेकिन उन बातों को बिना सोचे हम अंदर चले गए और एक कुर्सी पर अपना सामान रख कमरों की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। तभी अचानक कुछ देर बाद हमने देखा कि जिस कुर्सी पर अभी हमने जो सामान रखा था वो नीचे गिर पड़ा हुआ है और कुर्सी अपनी पुरानी जगह से थोड़ी दूर पर थी। यह दृश्य देखकर हम दोनों कुछ घबरा गए, लेकिन फिर मैंने किरण को शांत करते हुए कहा, डरो मत मेरी जान, शायद बिल्ली होगी, क्योंकि घर में बहुत से जानवरों की गंदगी थी, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मेरी इतनी बात सुनकर किरण ने थोड़ा शांत हो गई और दोबारा हम घर को ठीक करने में लग गए। काम करते करते जैसे ही मैं बेसमेंट में पहुंचा तो वहां का नजारा देख मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा कि कुछ खून से सने हुए कपड़े जमीन पर अलग अलग दिशाओं में पड़े हुए हैं। दिखने में तो वे कपड़े किसी लड़की के थे और तो और कुछ खून के धब्बे भी दीवार पर एक खौफनाक दृश्य लिए हुए थे। यह सब देखकर मैं जल्दी से बेसमेंट बंद करके ऊपर की तरफ भागा। तभी अचानक मुझे किसी की जोरदार चीख सुनाई दी जो कह रही थी, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। यह चीख सुनकर मैं और भी ज्यादा भयभीत हो गया और तेज गति से किरण की ओर भागने लगा। उसके पास पहुंचते ही मेरी पसीने से सनी हुई तथा भयभीत शक्ल देखते ही वह घबराते हुए मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ आरव, क्या बात है, तुम इस तरह से भागते हुए डरे सहमे कहां से आ रहे हो? उसके ऐसे प्रश्न सुनकर मैं सोचने लगा, अगर इस हालत में मैंने यह सब बात उसको बताई तो शायद वो और भी ज्यादा डर जाएगी। इसलिए मैंने उससे झूठ बोला, अरे कुछ नहीं मेरी जान, तुम जानते ही हो कि मुझे चूहों से कितना डर लगता है, बस बेसमेंट में वहीं देख लिया तो डर गया। इस बात पर वह हंसती हुई बोली, तुम भी ना मेरी जान निकाल ही देते हो, चलो मेरी मदद करो। कहते हुए हम फिर से साफ सफाई में जुट गए। काम करते करते पूरा दिन निकल गया और आज हम थके होने की वजह से रात का खाना खाकर बेडरूम में सोने के लिए चले गए। क्योंकि अभी हम ज्यादा साफ सफाई नहीं कर पाए थे, इसलिए जैसे तैसे बेडरूम को सेट कर दिए थे। रात के करीब 2 बजे किचन में कोई भारी लोहे की चीज गिरने से किरण की नींद खुल गई। वह अचानक से हड़बड़ाते हुए उठी और मुझे जगाने लगी। मैं उसकी ऐसी हालत देख उससे पूछने लगा, क्या हुआ किरण, पेट में दर्द हो रहा है क्या, डॉक्टर के पास चले क्या? तभी किरण नहीं में सर हिलाती हुई बोली, नहीं यार, दर्द नहीं हो रहा, बल्कि मुझे अभी किचन से किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज आई। आरो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उस बूढ़े की बात सच तो नहीं है। यह बात सुनते ही मुझे बेसमेंट में हुई वह घटना दोबारा याद आने लगी, मगर मैंने डर पर काबू रखते हुए उसे कसकर बाहों में भरते हुए कहा, नहीं मेरी जान, तुम खामखा परेशान हो रही हो। यह घर मेरे पिताजी ने मेरे लिए मेरे नाम पर लिया था और जरूर उन्होंने देख परख कर ही लिया होगा। तुम डरो मत, मैं हूं ना, आओ मेरे पास, आराम से सो जाओ। यह बात सुनकर वह चैन की नींद सो गई और उसे सुलाते सुलाते मैं भी नींद की आगोश में चला गया। मगर किसको पता था कि यह सिलसिला अभी और चलेगा। इसलिए एक बार फिर किरण की नींद खुली और वह घबराते हुए मुझे फिर से जगाने लगी। मैं बस उससे पूछने ही वाला था
कि नीचे बरामदे से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई किसी को बहुत बेदर्दी से जमीन पर घसीट रहा हो। मैं तुरंत अपने बेड से उठा और हाथ में हॉकी का स्टिक लिए नीचे बरामदे की तरफ भागा। जैसे ही मैं बरामदे में गया और लाइट ऑन की तो मैंने देखा कि वहां पे तो कोई भी नहीं है। तभी मुझे ऐसा लगा मानो मेरे पीछे से कुछ चीज गुजरी हो। अब तो मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी मानो पूरे शरीर को किसी ने आग के अंगारों पर रख दिया हो। मगर हिम्मत जुटाकर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो एक मीऊ मीऊ की आवाज करते हुए कुर्सी के नीचे से बिल्ली निकली। यह देख मुझे थोड़ी चैन की राहत मिली, मगर तभी अचानक मुझे बेडरूम से किरण की तेज चीखने की आवाज सुनाई दी। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ऊपर गया तो देखा कि किरण अपने मुंह पर हाथ लिए जोर जोर से चिल्ला रही है। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे संभालते हुए पूछने लगा, किरण क्या हुआ? तुम इतनी डरी क्यों हो? बताओ मुझे। जैसे ही मैंने यह सवाल उससे पूछा तो वो खिड़की की तरफ इशारा करते डरे सहमी सी आवाज में फुसफुसाई, वह खिड़की अपने आप बहुत तेजी से बंद हुई और उसका कांच टूट गया। मैंने जब खिड़की के पास जाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि बाहर का मौसम एकदम शांत था। या कोई आंधी या तूफान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो फिर ये खिड़की अचानक से कैसे अपने आप बंद हो गई, और वह भी इतनी जोर से कि कांच ही टूट गया। मैं डरी हुई किरण को समझाते हुए बोला, मेरी जान कुछ नहीं है, शायद तेज हवा कुछ देर के लिए चली होगी इसलिए ऐसा हुआ। और तुम्हें पता ही है कि यहाँ इस घर के कांच कैसे टूटे फूटे नाजुक से हो रहे हैं, इसलिए शायद टूट गया होगा। अब तुम शांत हो जाओ और कुछ देर सो लो, क्योंकि 1 घंटे में सुबह होने ही वाला है। हाँ, मैं कल इस घर की सारी खिड़कियां ठीक करवा दूंगा, तो इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करना। वह मेरी बात समझ गई और मेरे सीने पर अपना सिर रखकर सो गई।